नमस्कार दोस्तों आपसे एक मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच पाए। चलिए आज अपन शुरू करते हैं महिलाएं बाल अपराध को। राजस्थान पुलिस में महिलाएं बाल अपराध से संबंधित 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 नंबर के होते हैं। ये 5 नंबर है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, इसमें ज़्यादा दिमाग दौड़ाने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आराम से समझ सकते हैं और रटने से बेहतर होगा समझने का प्रयास कीजिए। और हाँ, अगर आपका सहयोग रहा तो बेहतरीन तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं महिला एवं बाल अपराध को। महिला एवं बाल अपराध में सबसे पहले समझने लायक चीज़ है अपराध क्या है। अपराध किसे कहेंगे? महिला तो महिला होती है ना, यानी कि गर्भ धारण करने की 24 सप्ताह के बाद जब लिंग निर्धारण हो जाता है, उसे लेकर अंत्योष्टि तक, महिला की मृत्यु तक वह एक महिला ही होती है ना। इसका मतलब यह नहीं कि वह 1 साल की बच्ची है या 1 महीने की बच्ची है तो वह बच्ची होगी या फिर वह कुछ और होगी, नहीं, वह महिला ही है। और सेम एज यही कंडीशन पुरुष पर लागू होती है, ठीक है ना। सबसे पहली चीज अपराध क्या, मैं आपको यह कहूं कि किसी भी प्रकार की नियम या रूल या रेगुलेशंस की अवहेलना करना अपराध है। कौन से रूल, कौन से नियम, समझ रहे हो ना, कौन से नियम जिनकी अवहेलना करने पर अपराध होता है। तो मैं आपको यह कहूं कि सेट ऑफ द रूल्स एंड रेगुलेशंस विच कंट्रोल ऑफ द सोसाइटी इज लॉ। ऐसे नियम जो समाज को नियमित या नियंत्रित करते हैं उनको नियम कहेंगे, उनको लॉ कहेंगे, उनको कानून कहेंगे। दूसरे शब्दों में आपको कहूं कि संवैधानिक नियमों की अवहेलना करना अपराध है। संविधान किसके लिए बना? समाज के लिए तो बना है, हमारे लिए तो बना है, पशुओं के लिए थोड़ी ना बना, हमारे लिए बना। और संविधान के नियमों की अवहेलना करना अपराध है। सीधा सा समझ लो, मौलिक अधिकारों का संबंध है महिला बाल अपराध से, सीधा सीधा। अपराध होने के बाद आईपीसी के तहत दंड का प्रावधान आपको पता होगा। आईपीसी को जानते हैं, आईपीसी शॉर्ट नाम है इसका, फुल फॉर्म है इसकी इंडियन पेनल कोड। हिंदी में इसे बोलते हैं भारतीय दंड संहिता, वहीं पर उर्दू में कहते हैं ताज-ए-रात हिंद। आईपीसी में टोटल 511 सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, 23 चैप्टर हैं, इसमें अध्याय हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा दांडिक ग्रंथ है, विश्व का सबसे बड़ा दांडिक ग्रंथ है, यानी दंड के प्रावधान से संबंधित अगर कोई ग्रंथ है विश्व का सबसे बड़ा तो वह है भारतीय दंड संहिता। आईपीसी से संबंधित क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि आईपीसी का गठन कब किया गया? 6 अक्टूबर 1860 को। लागू कब किया गया इसे? 1 जनवरी 1862 को। लेकिन 1862 को या 1 जनवरी 1862 को यह संपूर्ण भारत में लागू हो गया था, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था। जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं हुआ क्योंकि वहां पर धारा 370 होने की वजह से, धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर को विशेषाधिकार प्रदान करती है, इसकी वजह से आईपीसी जम्मू एंड कश्मीर में लागू नहीं होती है। साथ ही मैं आपको यह भी बता दूं कि आईपीसी जो है ये सैनिकों पर लागू नहीं होते, क्योंकि सैनिकों के लिए सैन्य कानून अलग से बना है, इसलिए आईपीसी कभी भी सैनिकों पर लागू नहीं होती है। लेकिन 31 अक्टूबर 2019 के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटी, तब से आईपीसी जो है या इंडियन पेनल कोड जो है, ताज-ए-रात हिंद जो है, ये जम्मू एंड कश्मीर में भी लागू हुई। कब से? 31 अक्टूबर 2019 के बाद। आईपीसी का गठन किसने किया? यह भी शानदार क्वेश्चन बनता है। आईपीसी का गठन किया गया था भारतीय प्रथम कानून आयोग 1834 के द्वारा। वैसे आईपीसी का जनक कहा जाता है लॉर्ड मैकाले को, क्योंकि ये आयोग जो था 1834 वाला भारतीय प्रथम कानून आयोग, इसमें 4 सदस्य थे और इन 4 सदस्यों में लॉर्ड मैकाले जो थे वह अध्यक्ष थे, इसलिए आईपीसी का जनक लॉर्ड मैकाले को कहा जाता है। आईपीसी का प्रमुख कार्य क्या होता है? अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजा का प्रावधान करती है आईपीसी। इसमें धाराओं के माध्यम से अलग अलग गुनाह या अपराध के लिए अलग अलग प्रकार की सजा का प्रावधान किया गया है आईपीसी में। इसी के साथ अपन एनसीआरबी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि भारत में जो अपराध होते हैं उनका लेखा जोखा जो रखता है वो एनसीआरबी रखता है, इसलिए एनसीआरबी को अपन पढ़ लेते हैं। एनसीआरबी यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो इसे कहते हैं। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में, गृह मंत्रालय के अधीन रहकर कार्य करता है। एनसीआरबी के वर्तमान निदेशक हैं रामफल पंवार, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर हैं, और संयुक्त निदेशक हैं श्री विवेक गोगिया, यह भी आईपीएस ऑफिसर हैं।
एनसीआरबी के जो प्रथम निदेशक थे उनका नाम है आर वर्मा, राजीव रंजन वर्मा। एनसीआरबी का प्रमुख कार्य वैसे मैं आपको बता चुका हूं, भारत में अपराधों का आंकड़ा प्रदर्शित करना। किस राज्य में सबसे ज्यादा अपराध हुआ, किस जिले में सबसे ज्यादा हुआ, किस तहसील में हुआ, किस पुलिस स्टेशन में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज किए गए, इसका रिकॉर्ड किसके पास रहता है? एनसीआरबी के पास। समझ लीजिए कि एनसीआरबी का प्रमुख कार्य यह है कि अपराध में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, होशियार जो होता है उसका नाम प्रदर्शित करता है एनसीआरबी। और दूसरा इसका प्रमुख कार्य यह भी है कि भारत की पुलिस को आधुनिकीकरण एवं सूचना प्रौद्योगिकी में सशक्त करना इसका प्रमुख कार्य है। और एनसीआरबी का गठन किया गया था 11 मार्च 1986 को। अब अपन बात करते हैं महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए, सुरक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो अधिनियम बनाए गए हैं वह कौन कौन से हैं? दहेज प्रतिषेध या निषेध अधिनियम 1961, कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण अधिनियम 2013, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, इसके साथ ही शारदा एक्ट 1929 बाल विवाह से संबंध रखता है, यह भी इसको भी अपन पढ़ेंगे। प्रसव पूर्व लिंग जांच अधिनियम 1944, किन किन परिस्थितियों में आप जन्म से पूर्व, किसी भी बच्चे की जन्म से पूर्व उसका लिंग जांच जो है आप करवा सकते हैं, इससे संबंधित अधिनियम बनाया गया 1944 में, उसको भी अपन पढ़ेंगे। और गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम 1971। इन अधिनियमों का एक एक करके हम अलग अलग पार्टों में इनका अध्ययन करेंगे। और आपको एक चीज और क्लियर करवा देता हूं, महिला बाल अपराध से संबंधित टोटल ये जो अधिनियम है ये कंप्लीट होने के बाद अंतिम जो वीडियो आएगा उसमें पिछली बार जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे महिला बाल अपराध से संबंधित राजस्थान पुलिस में, उनको शामिल किया जाएगा। और उनके अलावा 100 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो संभावित क्वेश्चन होंगे राजस्थान पुलिस में। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वह वीडियो आप तक पहुंच जाए। अगला अपना वीडियो होगा दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।